सुमित सुबह समय पर नहीं उठा तो अदिति को चिंता हुई। उसने सुमित को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। अदिति घबरा उठी। सुमित को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। अदिति ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से सुमित को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख दी। अदिति और सुमित की शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल्स पर अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वह वैसे भी परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। मरीजों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उनका क्या होगा, यह सोचकर ही वह कांप उठी। जल्दी से उसने माँ को फोन लगाया। माँ, सुमित को सुबह से बहुत तेज बुखार है, क्या करूं? बेटा, यह समय ही बुरा चल रहा है। संजू भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तू ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला और दवाएं शुरू कर। हाँ मम्मी, वह तो करना ही होगा। मेरी सास की भी तबीयत सही नहीं चल रही है, वरना जेठ जी को ही बुला लेती। घबरा नहीं बेटी, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने समझाने का प्रयास किया। अदिति ने पति का कोरोना टेस्ट कराया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाएं भी देती रही। इस बीच सुमित की हालत ज़्यादा खराब होने की वजह से वह उसे लेकर अस्पताल भागी। तीसरे दिन मुश्किल से बेड का इंतजाम हो सका। सास ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में थे, सो मदद के लिए नहीं आ सके। वैसे भी शहर में लॉकडाउन लगा हुआ था। रिश्तेदार चाह कर भी उसकी मदद करने नहीं आ सकते थे। आस पड़ोस वालों ने कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर लिए। तब अदिति ने अपने दोस्तों को फोन लगाया, पर सबने बहाने बना दिए। अकेली अदिति पति की सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और मौत के तांडव के बीच किसी तरह अदिति खुद को बचाते हुए पति के लिए दौड़ भाग करने में लग गई। कभी दवा की पर्ची लेकर भागती, तो कभी खाना लेकर, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती, तो कभी थक हार कर बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाज़त नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठकर ही पति के ठीक होने की कामना करती रहती। उस पर पति की तबीयत अच्छी होने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाएं जोड़ कर लिखी। वह दवाएं लेने गई, मगर जो सबसे ज़रूरी दवा थी वह नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका था। अब वह क्या करेगी? वह अस्पताल के बेंच पर बैठ गई। बगल में ही परेशान सा एक युवक भी बैठा हुआ था। अदिति ने उससे पूछा, आप बता सकते हैं यह दवा मुझे कहाँ मिलेगी? मैं खुद यह दवा ढूंढ रहा हूँ, आसपास तो मिली नहीं। मेरे दोस्त ने बताया है कि उसकी शॉप है, उसने कुछ दवाएं स्टॉक करके रखी हैं, सो वह मुझे दे देगा। अभी जाने की ही सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपके लिए भी दवा ले आता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी। सुबह से इसके लिए परेशान हो रही थी।
पसीना पोंछते हुए अदिति ने कहा। मेहरबानी की कोई बात नहीं। इंसान ही इंसान के काम आता है। बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा वहाँ मिल जाए। ऐसा कहकर वह चला गया। करीब 2-3 घंटे बाद लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरों के बावजूद खुशी थी। यह लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली, मगर मिल गई, यही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है? अदिति का चेहरा भी खिल उठा था। अरे नहीं, पैसे की जरूरत नहीं। आप पहले यह दवा खिलाइए मरीज को। उस दिन के बाद दोनों में बातचीत होने लगी। वह अपने भाई की देखभाल में लगा था और अदिति पति के लिए दौड़ भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। अदिति जब भी दुखी होती तो उसके कंधों पर सिर रखकर रो लेती। कोई चीज लानी होती तो नितेश लेकर आता। अदिति को घर छोड़कर आता। धीरे धीरे तकलीफ के इन दिनों में दो अजनबी एक बंधन में बंधते जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था। एक दिन सुमित का ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तब नितेश ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे दिन कड़ी धूप और गर्मी में लाइन में लगकर आखिर वह ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही लौटा था। एक दिन अदिति ने पूछा था, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना ख्याल रखते हैं, मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती हूँ। फिर बताओ ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? पहली बात, हर क्यों का जवाब नहीं होता। और दूसरी बात, हम दोनों हमसफर नहीं हैं, तो क्या हुआ? हमदर्द तो है ना। आपकी तकलीफ देखकर मुझे दुख होता है। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। धीरे धीरे सुमित की तबीयत और भी बिगड़ गई और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर्स की भी कमी थी। अदिति ने नितेश को फ़ोन लगाया तो पता चला कि उसके भाई को भी कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। आप चिंता न करो अदिति, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलता हूँ। वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। नितेश ने उसे धीरज बधाया और फिर जल्दी से शिफ्टिंग की सारी व्यवस्था कर दी। शाम में सब निपट गया तो नितेश का हाथ पकड़कर अदिति इतना ही कह सकी, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। ऐसा नहीं है। मैंने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिचितों सबको देख लिया है। इस कठिन समय में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं। केवल आप हैं, जिसे 4-6 दिन पहले तक मैं जानती भी नहीं थी। आज लगता है आपके बिना नहीं रह सकती। एक दिन सुबह सुबह अदिति को सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। एक पल में अदिति को लगा जैसे वह अधूरी रह गई। उसका सब कुछ छिन गया। नितेश ने जितना हो सका उसे धैर्य बंधाया। कोरोना की वजह से वह पति के शव को घर भी नहीं ला सकती थी। लॉकडाउन लगा हुआ था। घर वालों का आना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति को अंतिम विदाई कैसे दे।
इस वक्त भी नितेश ही उसके काम आया। मुश्किल की इस घड़ी में सबसे पहले उसने अदिति को शांत कराया, फिर उसके पति को शमशान तक ले जाने के लिए सही से इंतजाम कराया। अदिति के साथ वह शमशान तक गया, फिर अदिति को उसके घर छोड़ने गया। अदिति लगातार रो रही थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। नितेश समझ रहा था कि उसकी तबीयत खराब है, वह अकेली है, सो अपने खाने पीने को लेकर लापरवाह रहेगी तो और तबीयत खराब हो जाएगी। तब नितेश ने हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर रसोई में प्रवेश किया और सबसे पहले चाय बनाई। अदिति के साथ खुद भी बैठकर उसने चाय पी। फिर अदिति को नहाने भेज दिया और खुद दाल चावल बनाने लगा। अदिति को खाना खिलाकर उसके लिए सब्जी, फल, दूध आदि का इंतजाम कर और सांत्वना देकर वह वापस लौट गया। 2-3 दिनों बाद जब अदिति थोड़ी सामान्य हुई और पति के मौत के सदमे से उभरी तो उसे नितेश की याद आई। नितेश उसके लिए अपनों से बढ़कर बन चुका था, मगर उसे पता नहीं था कि वह कहाँ रहता है, क्या जॉब करता है। बस एक फ़ोन नंबर था। उसने फ़ोन मिलाया तो नंबर बंद आ रहा था। अदिति घबरा उठी। वह नितेश से संपर्क करना चाहती थी, मगर ऐसा हो न सका। 2-3 घंटे वह लगातार फ़ोन ट्राई करती रही, मगर फ़ोन बंद ही आ रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। कुछ सोचकर वह उसी अस्पताल में पहुंची जहां उसके पति और नितेश का भाई एडमिट थे। वह रिसेप्शन एरिया में घूम घूम कर नितेश को खोजने लगी, क्योंकि अक्सर दोनों वहीं बैठे होते थे। फिर वह उसे खोजती हुई कैंटीन में भी गई, हर तरफ चक्कर लगा लिया, मगर नितेश कहीं नजर नहीं आ रहा था। थक कर वह वापस रिसेप्शन में आ बैठी और सोचने लगी अब क्या करे। तभी उसे वह नर्स नजर आई जिससे अदिति की जान पहचान हो गई थी। अदिति के पति की देखभाल वही नर्स करती थी। नर्स ने नितेश को भी उसके साथ कई बार देखा हुआ था। अदिति दौड़कर नर्स के पास गई। दुखी स्वर में नर्स ने कहा, सॉरी अदिति, तुम्हारे पति को हम नहीं बचा पाए। जो लिखा था वह हो गया, पर यह बताओ सिस्टर, आपको नितेश याद है जो अक्सर मेरे साथ होता था? उसके भाई का इलाज चल रहा था। हाँ अदिति, उसके भाई की भी तो मृत्यु हो गई। वह खुद भी एडमिट है, उसे भी कोरोना है, और जानती हो वह तेरे पति वाले बेड पर ही है, बेड नंबर 104। सच सिस्टर, आप उसे पहचानती हो ना? हाँ अदिति, पहचानती हूँ। तेरी बहुत हेल्प करता था, अब उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं, अकेला है वह। मैं हूँ ना सिस्टर, अब उसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं उसके अटेंडेंट के रूप में अपना नाम लिखवा देती हूँ। ठीक है अदिति, मैं बताती हूँ तुझे। इसके बाद अदिति पूरे मन से नितेश की सेवा में लग गई। उसके लिए घर का खाना, फल, दवाएं वगैरह लेकर आना, उसकी हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, डॉक्टरों से उसकी तबीयत की हर वक्त जानकारी लेते रहना जैसे काम वह पूरे उत्साह से कर रही थी। इस बीच
नितेश की हालत बिगड़ गई और उसे आईसीयू ले हालत में सुधार शुरू हुआ और उसे कोविड वार्ड में वापस शिफ्ट कर दिया गया। 7-8 दिनों तक लगातार सुधार होने और रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इतने दिनों तक अदिति ने भी अपना खाना पीना और नींद भूलकर दिन रात नितेश की सेवा की थी। डिस्चार्ज वाले दिन वह बहुत खुश थी। उसने सीधा अपने घर के लिए गाड़ी बुक किया और नितेश को अपने घर ले आई और थोड़े शरारती अंदाज में बोली, मैंने फॉर्म में एक जगह यह लिखकर साइन किया है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इसीलिए अब मेरा और तुम्हारा घर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही होगा। मगर दीदी, लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है नितेश? जब मुझे जरूरत थी तो क्या ये लोग मेरी मदद के लिए आए थे? नहीं ना, उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया था। अब मेरी बारी है, इसमें गलत क्या है? तुम थोड़े ठीक हो जाओ, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। अदिति ने अपना फैसला सुना दिया। करीब 10 दिन अदिति ने जी भर कर नितेश का ख्याल रखा। हर तरह से उसकी सेहत पहले की तरह बनाने और खुश रखने का प्रयास करती रही। अदिति के लिए कोई कमी नहीं थी, बस एक हमसफर की कमी थी जिसे नितेश पूरा कर सकता था। उस दिन शाम को अदिति ने नितेश के हाथों को थाम कर कहा, जो बात मैंने अनजाने में उस फॉर्म में लिखा, क्या हम उसे हकीकत का रूप नहीं दे सकते? क्या मैं तुम्हें अपने हमदर्द के साथ साथ एक हमसफर के रूप में भी स्वीकार हूँ? फजूल है। मतलब यह कि तुम ऑलरेडी मेरी हमदर्द और हमसफर बन चुकी हो। हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमसे बढ़कर कोई और मेरा ख्याल नहीं रख सकता। कहकर नितेश ने अदिति को गले लगा लिया।